हेलो स्टूडेंट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट चैप्टर कवर कर रहे थे। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में लास्ट लेक्चर में रफ मेथड एंड एपिमराइजेशन को कवर किया था, है ना। इस लेक्चर में हम लोग मीटर रोटेशन को कवर करेंगे एंड मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओसोजोन को कवर करेंगे, ओसोजोन को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं मीटर रोटेशन। ये मीटर रोटेशन क्या होता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रोटेशन से रिलेटेड जो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज़ होती है उसे हम लोग इसमें कवर करेंगे। क्या होता है ये मीटर रोटेशन, जस्ट समझने की कोशिश करना। हमने क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया है सब कुछ, जिससे आपको समझाने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। जब हम एल्कोहल में क्रिस्टलाइजेशन से ग्लूकोज, एल्कोहल में क्रिस्टलाइजेशन से जब ग्लूकोज हमें मिलता है, उस ग्लूकोज का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर से सुने, एल्कोहल में जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और उससे जो ग्लूकोज बनता है उसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन को देखते हैं तो उस एक्वस सॉल्यूशन का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है 130 डिग्री होता है। कितना होता है? 130 डिग्री, प्लस में है, याद रखना, डेस्टर रोटेटिव है। तो एल्कोहल में क्रिस्टलाइजेशन से मिलने वाला ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन का जो स्पेसिफिक रोटेशन है 130 डिग्री है। ये 130 डिग्री जो होता है वो अपने आप डिक्रीज होता चला जाता है, और तब तक डिक्रीज होता है जब तक इसका स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 डिग्री नहीं पहुंच जाता है। फिर से सुने, एल्कोहल में क्रिस्टलाइजेशन से जो प्राप्त ग्लूकोज है उसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। उस एक्वस सॉल्यूशन का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 130 डिग्री होता है। अब ये 130 डिग्री जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, वो डिक्रीज होता चला जाता है, और डिक्रीज होकर कहाँ तक पहुँचता है? 52.5 डिग्री तक। इसी तरीके से पाइडीन में क्रिस्टलाइजेशन से प्राप्त जो ग्लूकोज है उसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो 19.5 डिग्री होता है। फिर से सुने, पाइडीन में क्रिस्टलाइजेशन से मिलने वाले एल्कोहल का स्पेसिफिक रोटेशन 19.5 डिग्री होता है। ये इंक्रीज होता चला जाता है, ये तब तक इंक्रीज होता है जब तक कि 52.5 डिग्री नहीं आ जाता है। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, यही आपका मीटर रोटेशन कहलाता है। एक बार फिर से सुने ध्यान से, मीटर रोटेशन क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रोटेशन का किसी भी कार्बोहाइड्रेट का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना और एक जगह पर स्थिर हो जाना, स्टेबल हो जाना, यही जो फिनोमेना है वो मीटर रोटेशन कहलाती है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। फिर से मेरी बात को सुने, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। देखो, हम लोग जब एल्कोहल में क्रिस्टलाइजेशन से ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, वो जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो 130 डिग्री होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है, आपको याद रखना है, 130 डिग्री होता है। अब जब थोड़ी देर तक रखे रहते हैं जब ये सॉल्यूशन हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज की एक्वस सॉल्यूशन का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है 130 डिग्री होता है, जब हम इस सॉल्यूशन का थोड़ी देर रखे रहते हैं तो ये डिक्रीज होता चला जाता है। और कब तक डिक्रीज होता है, कहाँ तक डिक्रीज होता है? वो तब तक डिक्रीज होता है जब तक कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 डिग्री तक नहीं पहुँच जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग ग्लूकोज का पाइडीन में क्रिस्टलाइजेशन से ग्लूकोज प्राप्त करेंगे, उसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तब जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 19.5 डिग्री होता है। ये जैसे हम इस सॉल्यूशन को रखते हैं ये इंक्रीज होता चला जाता है। कब तक इंक्रीज होता है? जब तक कि 52.5 डिग्री ना पहुंच जाए, है ना। अब स्पेसिफिक रोटेशन का डिक्रीज होना, इंक्रीज होना और एक जगह पर स्टेबल हो जाना, इसी को बोलते हैं मीटर रोटेशन। क्लियर है इतना? अब मेरी बात सुने, मीटर रोटेशन की आपसे कभी कभी पूछता है मीटर रोटेशन की मैकेनिज्म बताइएगा। देखो, मीटर रोटेशन में ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। ऐसे ही तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ना, इसी तरीके से तो हम लोग लिखते हैं, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें अल्फा जो होता है वो 37% होता है और बीटा जो होता है वो
3% होता है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 डिग्री होता है, ये आपका लिखा हुआ है। तो आपको मैकेनिज्म में बस इतना सा बताना और कुछ ज़्यादा बताना नहीं है इसके बारे में, ठीक है। बस यही प्रॉपर्टीज़ हैं ग्लूकोज की, यही प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, बीटा रोटेशन कहलाती है ना। ये मैंने आपको बता दिया है। आप लोग ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है इससे डेफिनेशन लिखना बड़ा मुश्किल होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने आपको PDF दे रखी है, तो आप लोग वहाँ से इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ज़रा देख लीजिएगा। अब हम लोग कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। हम लोगों ने ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई थी, तब ग्लूकोसेजोन और फ्रैक्टोसेजोन बना करता है ना, उसी की मैकेनिज्म को मुझे शो करना है। तो जरा समझने की कोशिश करना है, ये जो फंडामेंटल रिएक्शन होती है वो क्या होती है। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से कराते हैं, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से कराते हैं तो होता क्या है, ग्लूकोसाजोन या फिर ओसेजोन का फॉर्मेशन होता है। 3 मॉलिक्यूल किसके, फिनाइल हाइड्रोजन के। क्या ग्लूकोसाजोन का फॉर्मूला होता है या फिर ओसेजोन का फॉर्मूला आपको पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। कुछ इस तरीके से होता है, पता है आपको, है ना। इसकी मुझे मैकेनिज्म करना है कि ये रिएक्शन होती कैसे है। मैंने रिएक्शन को तो आपको पढ़ा रखी है पहले या दूसरे लेक्चर में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ज़रा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा आप समझने की कोशिश भी कीजिएगा। देखो ज़रा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल से कराते हैं। फिनाइल हाइड्रोजन यहाँ से 2H, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH, ये डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड N, उसके बाद NH, C6H5, उसके बाद क्या है CH2OH। ये तो आपको ये जो रिएक्शन कराई है मैंने वो तो आपको पता है पहले से, लेकिन अब क्या होता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं HOH। या ध्यान से समझना, अब यहाँ पर होता क्या है, ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, नाइट्रोजन की। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। जैसे समझने की कोशिश करना आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव आ गया, ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस तरीके से। पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी क्योंकि पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर, क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पॉजिटिव की हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो होगा क्या यहाँ पर, एक बार फिर से सुने ध्यान से, नेगेटिव पॉजिटिव, इस कार्बन पॉजिटिव आ गया। जब इस कार्बन पॉजिटिव आ गया तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही वो अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन पर कम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा, मतलब बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। किस तरीके से होता है इसे जरा समझो, ध्यान से समझना। ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है, जब ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया पूरा, तो ये किस फॉर्म में निकल गया, H+ के फॉर्म में निकल गया। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था ना, और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव। ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NH बन जाएगा। ये बॉन्ड किस पर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर। किस तरीके से जरा समझने की कोशिश करना आप, कुछ इस तरीके से बनेगा, CH
डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या बन गया एन, एन से कौन जुड़ गया जाके एच, एन एच, उसके बाद एन एच C6H5, उसके बाद क्या बन जाएगा सी, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर, सी डबल बॉन्ड, देखो CH, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर, तो क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या है O है और H है, उसके बाद क्या है CHOH का होल थ्राइस है और CH2OH है। इतना समझ में आ गया ना। ये वाली बात को आप वीडियो पीछे करके बार बार देखें, आपको समझ में आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा, फिर से होता क्या है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है और जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होता है तब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। फिर से समझना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। 3 बॉन्ड ब्रेक हुए, कौन कौन से, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, आप रीअरेंजमेंट की तरह देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा माइंड में शिफ्ट कर सकते हैं। 3 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। उसी तरीके से ये H का बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये जब बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये जो सिंगल था वो कहाँ हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल था, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया तो डबल हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ट्रांसफर हो गया तो ये H प्लस निकल जाएगा, H प्लस कहाँ चला जाएगा, NH के पास, मतलब क्या निकल जाएगा जरा समझिए, निकल जाएगा आपका NH2, क्योंकि H प्लस यहाँ पे NH2 C6H5। फिर से एक बात देखें, ये यहाँ पे चला गया तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब किस तरीके से बनेगा CH, ये सिंगल हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, डबल बॉन्ड NH, CO CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, ठीक है। अभी क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल। अभी कितने मॉलिक्यूल और यूज करना है, 2 मॉलिक्यूल, जरा समझिए। अभी आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, ठीक है, आपको दिख रहा है। अब देखिए जरा, फिर से क्या करेंगे हम लोग, H2NH C6H5 फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। जब फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, H2 निकल जाता है, ये H2 निकल गया आपका। ये जब H2 निकल जाता है तो ये H2 निकल गया तो ये यहाँ पे NH के साथ सीधा शिफ्ट हो जाएगा, लग जाएगा। ये रिएक्शन मैंने आपको बताई है, तो क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH C6H5, उसका CHOH का होल थ्राइस, उसके बाद CH2OH। देखो जरा, यही तो है, देखो H2 निकल गया, N से डबल बॉन्ड बना लेगा, ये पूरा जुड़ जाएगा यहाँ पर। ये तो रिएक्शन मैंने पहले से बताई है ना आपको। फिर से क्या होता है, फिर से ये रिएक्शन करता है फिनाइल हाइड्रोजन से, NH2NH C6H5। चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करें, होता क्या है, ये वाला NH2 और ये H, ये वाला NH2 और ये H NH3 रिमूव करते हैं, ये वाला NH2 और ये H NH3 रिमूव करते हैं। उसके बाद NH C6H5 यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो बनेगा क्या, CH डबल बॉन्ड N, उसके बाद NH C6H5, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ओसेजोन बोला करते हैं। एक बार फिर से समझ लें इस मैकेनिज्म को। ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन से, H2 निकल जाता है आपका और ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाया करता है, ये बन गया। उसके बाद ये H, उसका होता क्या है, मैंने अभी बताया था आपको पॉजिटिव निगेटिव करके। अब डायरेक्टली समझेंगे, ये H यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है तो ये NH बन जाएगा, NH लिखा हुआ है आपका। उसके बाद ये वाला बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस CH के बीच में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये यहाँ पे चला गया और ये H यहाँ पे, देखो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, डबल बॉन्ड आया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गई, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव, ये H प्लस यहाँ पे तो NH बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद
ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। इसका एक रीज़न तो है, लेकिन हम रीज़न बताएंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो आपको थोड़ी सी बात याद रखना है, क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप होता है, ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। अब ये सब आपको पता भी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो ये जो बॉन्ड होता है इधर ब्रेक हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, रीअरेंजमेंट की तरह याद कर लेना, समझ लेना है, तो आपको सिंपल नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। ये H+ निकला तो नेगेटिव के पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा NH2C6H5, एनिलीन निकल गया यहाँ पर। और जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल और यहाँ पे H+ निकल जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा C6H5NH2। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन गया। फिनाइल हाइड्रोजन से फिर से रिएक्शन करा दूँ, H2 निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड NH, ये रिएक्शन आपने पढ़ी है। उसका फिनाइल हाइड्रोजन की तीसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई, NH2 इसका, H इसका, और क्या बन जाता है ओसेजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या है आपका ग्लूकोसेजोन, और फ्रैक्टोज से कराएंगे तो फ्रैक्टोसेजोन का फॉर्मेशन होगा। ये मैकेनिज्म थी ओसेजोन की, आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट है ना। आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, बार बार इसे देखिएगा, मेरी वर्डिंग पर फोकस कीजिएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बातें थोड़ी सी हैं, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे थोड़ा रेजोनेंस का कंसेप्ट है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे रीअरेंजमेंट इसलिए बता दिया कि हमें अगर यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ी सी माइंड में बातें सेव रखनी है, और आपकी मैकेनिज़्म आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, मैकेनिज़्म आपके माइंड में सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने मैकेनिज़्म को कवर कर लिया है, आप लोग इस मैकेनिज़्म को देखिएगा। हाँ, अभी हम लोगों ने ओसेजोन की फॉर्मेशन की मैकेनिज़्म कवर की थी। अब हम लोग कवर करते हैं इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर क्या होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस पता है आपको, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, है ना। मिनरल एसिड की प्रेजेंस में हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। देखो जरा, सुक्रोज जो होता है वो डेस्टो रोटेटरी होता है, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, प्लस का मतलब क्या है, डेस्टो रोटेटरी, है ना, मैंने बताया था आपको अभी। सुक्रोज का मतलब, सुक्रोज क्या होता है, डेस्टो रोटेटरी। इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, 66.5 डिग्री। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज भी डेस्टो रोटेटरी होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, 52.5 डिग्री होता है। ये मीटर रोटेशन मैंने बताया था आपको। ग्लूकोज का ग्लूकोज डेस्टो रोटेटरी होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, 52.5 डिग्री। लेकिन फ्रक्टोज जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है -32.3 डिग्री हुआ करता है। अब जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, आप लोगों को फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन नहीं दिख रहा है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे ये कितना है, स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 डिग्री है, -52.5 डिग्री, मतलब लीवो रोटेटरी। माइनस का मतलब क्या है, लीवो रोटेटरी है। एक बार फिर से सुने, अगर कोई भी चीज़ आपको ना दिखे तो मैं बोलता हूँ उसे समझने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, ठीक है। देखो जरा, सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, आपको ये पता है। सुक्रोज डेस्टो रोटेटरी होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन 66.5 डिग्री होता है। जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज डेस्टो रोटेटरी होता है और फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है। लेकिन ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो फ्रक्टोज के स्पेसिफिक रोटेशन से कम होता है। ये माइनस का मतलब ये मत समझ लेना ये कम वैल्यू है, माइनस का मतलब कम या ज़्यादा से नहीं है, इसका मतलब है ये लीवो रोटेटरी है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये डेस्टो रोटेटरी है, ठीक है। तो जैसे ही हम सुक्रोज को वाटर में घोलते हैं तो एक जो मिक्सचर बनता है, एक जो सॉल्यूशन बनता है, उसमें फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन ज़्यादा होता है, ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कम होता है। कहने का मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन बना, मैंने सुक्रोज को वाटर में घोला, जो सॉल्यूशन बना वो लीवो रोटेटरी हो जाता है, जबकि सुक्रोज कैसा था, डेस्टो रोटेटरी था। इसी फिनोमेना को, इसी घटना को हम लोग
इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर बोला करते हैं। मतलब कि शुगर का जैसा रोटेशनल था उसके जस्ट अपोजिट हो गया, इन्वर्ट हो गया उसका स्पेसिफिक रोटेशन या फिर रोटेशन। इसी घटना को हम लोग क्या बोला करते हैं, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर बोला करते हैं। ठीक है, और जो बनने वाला है, जो भी इससे हाइड्रोलिसिस से बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, इन्हें बोला करते हैं हम लोग इन्वर्ट शुगर। एक बार फिर से सुन लें, शुगर जो सुक्रोज क्या होता है, डेस्टोरोटेटिव होता है। जैसे हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, लेकिन ये जो सॉल्यूशन बन गया वो लीवोरोटेटिव बन गया। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोला करते हैं, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर कवर करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। तो हम बहुत कम, ना के बराबर, लगभग 6-7 साल से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अगर 6-7 साल से नहीं पूछे जा रहे हैं तो आपसे कोई दुश्मनी तो होगी नहीं, जो भी पूछेगा, है ना। तो हम लोग इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बार बार इन चैप्टर्स को कवर करिए और एक वीडियो क्लास को मल्टीपल टाइम देखिएगा। मल्टीपल टाइम्स देखेंगे, आपकी केमिस्ट्री के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बढ़ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए और पढ़ते रहिए।